जय हिंद। इससे पहले वाले वीडियो में हम भाग 8 कंप्लीट पढ़ चुके थे। क्योंकि भाग 8 और भाग 9 के बीच में ज्यादा गैप हो गया है, मुझे कुछ काम आ गया था, इस वजह से गैप हो गया। अब क्लास कंटिन्यू रहेगी, तो आज हम भाग 9 पढ़ेंगे। तो भाग 9, अब भाग 9 में किसकी चर्चा है? तो भाग 9 में पंचायत की चर्चा है। किसकी चर्चा है? पंचायत की। देखिए, पंचायत की जो पहली बार मतलब हम जब आया था तो ये चोल शासकों ने लाया था। किसने किसने लाया था? चोल शासकों ने, चोल शासक। लेकिन अगर हम अंग्रेजों के समय की बात करें तो अंग्रेजों ने जो अंग्रेज जो लाए, अंग्रेज लाए क्या लाए? मतलब एक स्थानीय स्वशासन। जो चोल शासक थे वो भी स्थानीय स्वशासन लाए थे, लेकिन एक पंचायत की तर्ज पे थे। स्थानीय स्वशासन का मतलब हो गया कि वहां के ही लोग वहां पर शासन करेंगे। शासन से तात्पर्य यह है कि जैसे देखिए, जैसे अगर आपके गांव में या शहर में किसी भी चीज की जरूरत हो, किसी भी चीज को आपके शहर या गांव में आपको नाली बनानी हो या सड़क बनवानी हो या कुछ भी जो सामाजिक कार्य है वो करवाने हो, जिसके लिए मतलब सरकार की मदद से ही किया जा सकता है, तो आप डायरेक्ट आप अपने एमपी या एमएलए के पास नहीं जा सकते, या आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकते। तो क्या कर सकते हैं? तो आप अपने एमपी या एमएलए को बोले। और गांव स्तर पे क्या होता है, या आप अपने मुखिया को बोले, प्रधान को बोले। तो वहां का ही शासन वहां के लोगों के अनुसार हो, मतलब वहां की जरूरतों को वो मतलब लोग अपनी जरूरतों को वहां जिसके जिसके पास स्वशासन दे दिया है उसको सुना सके। तो इसलिए किसकी स्थापना की गई? स्थानीय स्वशासन की। तो स्थानीय स्वशासन की पहली बार स्थापना चोल शासकों ने की थी। उसके बाद अंग्रेजों के काल के बाद, तो मतलब अंग्रेजों के काल में ही तो किसने की थी? लॉर्ड रिपिन ने। किसने? लॉर्ड रिपिन ने किसकी स्थापना की? स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन की। ठीक है। अब यह देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्थानीय स्वशासन जो है वो सत्ता का केंद्रीयकरण करता है या विकेंद्रीयकरण करता है? तो इस सत्ता का क्या करेगा? तो ये विकेंद्रीयकरण करेगा। क्या करेगा? विकेंद्रीयकरण। विकेंद्रीयकरण कैसे? देखिए, केंद्रीयकरण का मतलब हो गया जो सेंटर से बात कही जाए वो सब मानेंगे। जैसे कि मान लीजिए अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है किसको लेके, जो किसान बिल आंदोलन, जो है किसान आंदोलन चल रहा है किसान के बिल को लेके। तो इसमें है क्या, मान लीजिए सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई चीज पास की, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर राज्य उसको माने। हो सकता है कि कांग्रेस शासित राज्य उसको नहीं माने। हो सकता है कि जैसे बिहार जो है, बिहार में भी भाजपा और जेडीयू दोनों मिलकर सरकार चल रही है, हो सकता है बिहार की सरकार नहीं माने। हो सकता है बंगाल की सरकार नहीं माने, तो वो चाहे तो उस बिल को अपने स्टेट में लागू नहीं कर सकती है। तो सत्ता का केंद्रीय, तो फिर सत्ता का केंद्रीकरण हुआ कहाँ? क्योंकि जो सेंट्रल है उसने जो बात बोली वो तो स्टेट ने मानी नहीं, तो वो सत्ता केंद्रीकरण हुआ नहीं। तो ये क्या हो गया? विकेंद्रीयकरण। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो चीज लागू की जाए वो पूरे स्टेट अपने स्टेट में लागू करे, वो उस स्टेट के ऊपर होता है उसको लागू करे या ना करे। तो ये जो स्थानीय स्वशासन था ये क्या था? विकेंद्रीयकरण है। कि विकेंद्रीयकरण था, ये सत्ता का क्या था? विकेंद्रीयकरण। अब देखिए, जब भारत आजाद हुआ, जब भारत आजाद हुआ तो आजादी से पहले, जब भारत आजाद हुआ तो मतलब जो आजादी के बाद छोटी छोटी बहुत सारी समस्याएं थी। अब जो बड़े शहर थे उनकी समस्याएं तो दिख जाती थी, लेकिन जो गांव थे उनकी समस्या सरकार तक कैसे पहुंचे इसका कोई मतलब वो नहीं था कि किस तरह से पहुंचाई जाए। और जो है बटे हुए थे सारी चीजें। तो अब 1952 में, कब? 1952 में, उस टाइम नेहरू जी थे प्रधानमंत्री। तो उनके थ्रू क्या चलाया गया? सामुदायिक सामुदायिक विकास कार्यक्रम। विकास कार्यक्रम।
अब ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस लिए चलाया गया कि इससे गांव की समस्या को देखा जाए, मतलब इसमें गांव की समस्या के ही बारे में मतलब एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया, इसमें गांव की समस्या के बारे में सुना जाएगा। ठीक है, तो ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम अच्छा खासा चला, तो 1953 में इसे राष्ट्रीय लेवल पे कर दिया गया और इसका नाम हो गया राष्ट्रीय विस्तार सेवा। इसका नाम क्या हो गया? राष्ट्रीय विस्तार सेवा। इसके बाद 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। अब ये गठन किस लिए किया गया? ये गठन इसलिए किया गया कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम या राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो है, इसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। और इसने जो है बलवंत राय मेहता समिति ने 1959 में एक रिपोर्ट दी। अब रिपोर्ट में क्या कहा? रिपोर्ट में कहा कि गांवों को पंचायत की जरूरत है। किसकी जरूरत है? पंचायत की जरूरत है। और वो पंचायत कैसी होनी चाहिए? तो वो पंचायत होनी चाहिए त्रिस्तरीय। कैसी पंचायत होनी चाहिए? तो त्रिस्तरीय पंचायत होनी चाहिए। अब त्रिस्तरीय पंचायत में क्या क्या होता है तो देखिए, एक होता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है क्या कहते हैं, पंचायत समिति, और तीसरा होता है जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत में कौन होता है? तो मुखिया। ठीक है, और पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे देखा जाता है, ब्लॉक लेवल। ठीक है, और जिला परिषद तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए किसी गांव की समस्या है, तो वहां के गांव के लोग किसको बोलते हैं? मुखिया को बोलते हैं। मुखिया वो बात कहाँ पहुंचाता है? ब्लॉक में पहुंचाता है। ब्लॉक से वो बात कहाँ पहुंचती है? तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला परिषद में पहुंचती है। और डिस्ट्रिक्ट से फिर वो कहाँ पहुंचती है? मुख्यमंत्री के पास पहुंचती है। कहाँ? मुख्यमंत्री। फिर मुख्यमंत्री जैसे मान लीजिए सड़क निर्माण करवाना है कि इस गांव से इस गांव तक सड़क निर्माण करवाना है, तो वहां के मुखिया को बोलेंगे, मुखिया ब्लॉक लेवल पे बोलेगा, ब्लॉक लेवल से फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगी, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री फिर एक कमेटी बैठाएंगे कि हाँ भाई इस गांव में एक सड़क बनानी है, इसके लिए कितना पैसा खर्च होगा। तो जो पैसा खर्च होगा वो किसको देंगे? वो सीधे जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद के अधिकारी को। वो फिर किसको देंगे? वो पंचायत समिति को देंगे। वहां से फिर कहाँ पहुंचेगा? मुखिया के पास पहुंचेगा, और तब जाके किसका निर्माण होगा? सड़क का निर्माण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जब ये रिपोर्ट पेश की गई कि हाँ पंचायत की जरूरत है, कैसे त्रिस्तरीय पंचायत की जरूरत है, तो इसे क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। इसे क्या कर दिया गया? लागू किया। और कब लागू किया गया? तो इसे 2 अक्टूबर 1959 को ही, मतलब जब रिपोर्ट दी थी, रिपोर्ट 59 में ही दी थी, 59 में दी गई थी रिपोर्ट, लेकिन वो करीबन आपके किसमें, अप्रैल मई के महीने में दी थी। तो 6 महीने बाद इसको क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। पंचायत को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। और जो सबसे पहले लागू किया गया वो किसने लागू किया? तो वो था नागौर जिला, जो कहां पे है? राजस्थान में। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पंचायत लागू करने वाला पहला जिला या पहला राज्य कौन सा है? तो जिला क्या हो गया? नागौर जिला। और अगर आपसे स्टेट पूछे तो क्या हो गया? राजस्थान हो गया। ठीक है, अब एक बात बताइए, 2 अक्टूबर को ही क्यों लागू किया गया? तो 2 अक्टूबर किसका जन्म दिवस है? महात्मा गांधी जी का। तो महात्मा गांधी जी जो थे वो पंचायत के फेवर में थे। उनका कहना था कि पंचायत समिति या पंचायत जो है वो होनी चाहिए। लेकिन भीमराव अंबेडकर कहते थे कि पंचायत नहीं होनी चाहिए, वो इसके विरोध में थे। वो क्यों विरोध में थे? वो कहते थे कि अगर पंचायत बन गई तो ये लुटेरों का अड्डा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लुटेरों का अड्डा बन जाएगा। तो इन दोनों में क्या था, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे। लेकिन जब ये पंचायत जब लागू हो गई तो इसमें क्या हो गया? तो महात्मा गांधी के ही जन्म दिवस पर इसको क्या किया गया? लागू किया गया। चलिए, अब क्या हुआ कि
20 साल के बाद, मतलब लगभग 1977 में। देखिए, जो बलवंत राय मेहता समिति क्या थी, वो 57 में ही लागू हो गई थी। बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी? 57 में, लेकिन रिपोर्ट उसने 1959 में दी थी ना। तो हुआ क्या कि आफ्टर 20 ईयर जनता पार्टी आई। जनता पार्टी, जनता पार्टी आई। अब देखिए, जब जनता पार्टी आई तो इन्होंने कहा, इन्होंने क्या किया कि ये जो त्रिस्तरीय थी बलवंत राय मेहता समिति वाली, इसको क्या किया, रद्द करके क्या लागू किया, अशोक मेहता समिति को लागू किया। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति को कैसा रखा इन्होंने? द्विस्तरीय रखा। कैसा रखा? द्विस्तरीय। द्विस्तरीय में क्या क्या था? ग्राम पंचायत, देखो देखिए, त्रिस्तरीय में पहला क्या था? ग्राम पंचायत। तो इन्होंने ग्राम पंचायत को नाम दिया मंडल पंचायत। मंडल पंचायत। और जो ब्लॉक था उनको, उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। और दूसरा क्या किया? दूसरा जो जिला परिषद था उसको वैसा का वैसा ही रहने दिया। तो अब क्या था, जिला परिषद को वैसा का वैसा ही रहने दिया। अब हुआ क्या, देखिए, जनता पार्टी की सरकार कुछ दिनों में गिर गई। गिरने के बाद इंदिरा गांधी वापस आई। इंदिरा गांधी जी आई। इंदिरा गांधी वापस आई। उन्होंने क्या किया, ये द्विस्तरीय समिति को रद्द कर दिया। और फिर उसके बाद किसको, मतलब उसकी जगह फिर क्या आ गई? वही बलवंत राय मेहता समिति की त्रिस्तरीय, क्या आ गई? त्रिस्तरीय आ गई। ठीक है। अब एक बात बताइए, कोई भी पंचायत लागू होगी, वो कोई भी सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, कोई भी सरकार एक किसी चीज को लागू करती है, तो वो कोई भी स्टेट क्यों माने, किस वजह से माने, तो इसको मानने के लिए क्या करना होगा? तो संविधान में इसकी चर्चा करनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या किया गया? 73वां संविधान संशोधन किया गया। 73वां संविधान संशोधन किया गया। कब? 1993 में। क्या किया गया? 73वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? 1993 में। और इसे क्या कर दिया गया? संवैधानिक मान्यता दी गई। संवैधानिक मान्यता दी गई। और जब इसे संवैधानिक मान्यता दी गई तो अनुच्छेद में रखेंगे। तो ये अनुच्छेद कहां से रखा गया? 243 के क से ण तक। कहां से? 243 के क से ण तक। इसमें 29 प्रावधान किए गए। प्रावधान किए गए। किए गए कितने प्रावधान? 29 प्रावधान, मतलब किए गए या जोड़े गए। देखिए, यही जो जनता पार्टी थी, जो 1977 में आई थी, यही जनता पार्टी आगे जाके मतभेद के कारण बट गई। यही इसी जनता पार्टी से आपके कौन कौन सी पार्टी निकली? भारतीय जनता पार्टी, आपकी जेडीयू निकली, आपकी ये जो क्या कहते हैं, समाजवादी पार्टी निकली, क्या कहते हैं, मायावती की जो पार्टी है वो निकली। तो ये सब किस में से निकली है? जनता पार्टी से ही निकली है। जनता पार्टी और जेपी आंदोलन से ये सारी पार्टियां निकली हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें कितने प्रावधान जोड़े गए? 29 प्रावधान, मतलब जोड़े गए या 29 प्रावधान किए गए। ठीक है। अब एक बात बताइए, ऐसा कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां पंचायत है ही नहीं? जहां पंचायत नहीं है, तो कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली के अंदर क्या है? पंचायत नहीं है, क्योंकि वहां जरूरत भी नहीं है। शहरी इलाका पूरा पूरी, वहां गांव है ही नहीं, तो पंचायत की जरूरत नहीं है। देखिए, अब पंचायत से रिलेटेड समिति कौन कौन सी है, तो उसको याद करने का तरीका देखिए। बीए पास 73 में, मतलब बीए पास कब किया? 73 में किया। आपने जब भी किया हो, लेकिन याद कब रखना है कि बीए पास कब किया? 73 में किया। तो बी से क्या हो गया? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है। ए से क्या हो गया? अशोक मेहता समिति। पी से पीवी पीवी राव समिति। स से सिंधवी समिति। सिंधवी समिति। और 73 से 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन।
तो आपको ये याद रखना है, बीए पास। जब भी पंचायत से रिलेटेड पूछा जाएगा कौन कौन सी समिति है, तो आपको क्या याद रखना है, बीए पास 73 में। ये किससे संबंधित है, पंचायत से रिलेटेड है, पंचायत से संबंधित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब कोई गांव है, मान लीजिए ये एक गांव है, गांव है, गांव में कुछ ब्लॉक भी होंगे, ठीक है, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5 6, मतलब गांव में ब्लॉक नहीं, ब्लॉक होते हैं वार्ड, क्योंकि देखिए बहुत सारे वार्डों को मिला के एक मुखिया का चुनाव होता है। किसी एक गांव का सिर्फ एक मुखिया नहीं होगा, आसपास के 4 गांव 5 गांव, बहुत हैं, 12-12 गांव के भी मिला के एक मुखिया को माना जाता है। तो हर एक गांव में क्या होता है, वार्ड होता है, वहां का क्या होता है, वार्ड मेंबर होता है। अब गांव में देखिए, किसी भी गांव में कोई भी चीज दो तरीके से, एक कार्यपालिका, कार्यपालिका, दूसरी न्यायपालिका, न्यायपालिका। तो देखिए विधायिका, विधायिका भी होती है, लेकिन विधायिका गांव में नहीं होती, क्योंकि गांव के लोग कानून नहीं बना सकते, ठीक है। तो वो कानून कहाँ बनेंगे, जहां एमपी एमएलए बैठते हैं वहां कानून बनेंगे, तो गांव में तो नहीं होता है। शहरों में विधायिका हो जाती है, जहां विधायिका का मतलब होता है जब कानून बनाई जाती है। अब देखिए गांव में किसकी जरूरत होती है, कार्यपालिका की, न्यायपालिका की। तो कार्यपालिका का काम क्या है, कार्यपालिका मतलब जहां कार्य से मतलब जो काम करवाया जाता है। तो गांव में किसी भी प्रकार का काम हो, चाहे नल लगवाना हो, चाहे सड़क बनवाना हो, चाहे कुआं खुदवाना हो, और भी चाहे बिजली बिजली पहुंचानी हो, तो वो सारे काम कौन करेगी, गांव की कार्यपालिका करेगी। कार्यपालिका में कौन होते हैं, तो देखिए वार्ड मेंबर, वार्ड सदस्य कह लीजिए, मेंबर मतलब सदस्य, वार्ड सदस्य। हर एक गांव का वार्ड सदस्य होगा। तो आपको मान लीजिए किसी कोई गांव है, उस गांव, मान लीजिए 1 नंबर गांव है, ये 1 नंबर गांव को जरूरत है कि हमारे यहाँ से मतलब कच्ची सड़क है, पक्की सड़क जानी चाहिए, ठीक है, पक्की सड़क जानी चाहिए। तो भाई क्या होगा, तो ये जो यहाँ के जो लोग हैं, गांव नंबर 1 के जो लोग हैं, वो किसको बोलेंगे, वो अपने गांव के वार्ड सदस्य को बोलेंगे कि हमारे यहाँ से हमें बहुत दिक्कत होती है आने जाने में, तो यहाँ सड़क का निर्माण करवाया जाए। तो वार्ड सदस्य किसको बोलेगा, तो गांव के मुखिया को बोलेगा। किसको बोलेगा, मुखिया को बोलेगा, ठीक है। तो मुखिया के पास ये खबर गई। अब मुखिया किसको बोलेगा, तो मुखिया ब्लॉक में, बताया था मैंने, ब्लॉक लेवल पे बताएगा कि हमें गांव में किसकी जरूरत है, तो हमें गांव में सड़क की जरूरत है। ब्लॉक से फिर कहाँ जाएगा, तो जिला परिषद, जिला परिषद से फिर उसके बाद मुख्यमंत्री जी के पास। मुख्यमंत्री जी बैठक बुलाएंगे, हाँ जी इस गांव में सड़क की जरूरत है, तो जो भी सर्वे करवाए या जो करे, हाँ जरूरत है, उसके बाद पैसा पास होगा, जिला में जाएगा, जिला से ब्लॉक में, ब्लॉक से मुखिया, से मुखिया से वार्ड सदस्य के पास। पैसा मान लीजिए सेंशन हुआ 10 लाख, यहाँ तक जाते जाते वो क्या हो जाएगा, कुछ जिला परिषद खाएंगे, कुछ ब्लॉक वाले, कुछ मुखिया वाले, यहाँ पहुंचेगा 3 लाख। 3 लाख में से वार्ड सदस्य भी सोचेगा कि 1-2 लाख खा लेते हैं, बचेगा 1 लाख। अब 1 लाख में सड़क क्या बनेगी, तो कच्ची सड़क बनेगी, जो 6 महीने बाद, चाहे थोड़ी सी बारिश हो जाए, चाहे हल्का सा भी पानी इधर से उधर हो जाए, वो सड़क क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, फिर 6 साल तक आप इंतजार कीजिए। तो इस तरीके से काम चलता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब न्यायपालिका। अब देखिए कार्यपालिका का काम क्या हुआ, गांव में जो भी कार्य हुए, ठीक है। लेकिन न्यायपालिका, आपके गांव में झगड़ा हो जाए, उन चीजों को कौन सुलझाती है, न्यायपालिका। तो शहरों में तो आपको कोर्ट मिल गए, ठीक है। गांव में भी, गांव देखिए गांव जो होते हैं वो शहरों से काफी दूर दूर होते हैं। मान लीजिए किसी गांव में आए तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अब हर एक छोटी चीज के लिए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जाएगी। मान लीजिए किसी गांव में, गांव 1 में रहता है राम, गांव 2 में रहता है श्याम, ठीक है। अब श्याम क्या कर रहा है, अपने घर के आगे बकरी को बांध रखा है, बकरी घास चर रही है, ठीक है। राम आया, बकरी खोल के ले गया, शाम को पता चल गया। अब तो शाम झगड़ा करेगा कि भाई मेरी बकरी खोल के क्यों ले गया। तो अब क्या, एक बार बताइए,
बकरी उसकी चोरी हो गई, तो अब इसको लेके क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा? नहीं। तो ये कहाँ जाएगा? गांव के न्यायपालिका। न्यायपालिका, न्यायपालिका में न्याय कौन दिलाता है? तो पंच दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? पंच। वो पंच के पास जाएगा, पंच से बोलेगा कि जी राम ने मेरी बकरी, मेरे घर के आगे बकरी बंधी थी, उसने खोल ली, मुझे उनसे बकरी दिलाई है। तो पंच भाई उसकी जांच करेंगे कि हाँ भाई राम, तूने खोली थी, खोली है तो ठीक है, इसको वापस कर, और तूने चोरी की है तो उसको, तुझको दंड भी मिलेगा। तो ये पंच के पास जाएंगे। मान लेते हैं राम जिद पे आ जाए कि नहीं मैंने नहीं लिया, ये केस बढ़ता चला गया, मतलब अब पंच से सुलझ नहीं रहा, तो वो कहाँ जाएगा? तो वो चला जाएगा किसके पास? सरपंच के पास। किसके पास? सरपंच के पास। अब मान लीजिए सरपंच से भी नहीं सुलझ रहा है, मान लीजिए बकरी का केस नहीं है, कोई छोटे मोटे अड़ोसी पड़ोसी की मारपीट ही होगी, अब उसको वो लेके चले गए किसके पास? पंच के पास। पंच से नहीं सुलझा तो सरपंच के पास। सरपंच से भी नहीं सुलझा तो क्या करेंगे? पुलिस को बुलाई जाएगी, जो आसपास की चौकी होती है। देखिए, चौकी का मतलब क्या हुआ कि हर एक जगह पे छोटे 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 तीन चार मतलब पुलिस वाले, उनको एक चौकीदार की तरह होते हैं वो पुलिस वाले, तो तीन चार छोटी छोटी चौकी खोल देते हैं कि कोई भी मतलब हो तो चौकी, मतलब चौकी में जाके कंप्लेंट कीजिए, सरपंच बता देगा, चौकी से बुला लेगा कि हाँ ये लफड़ा नहीं सुधर रहा है। फिर चौकी से भी नहीं सुलझेगा तो फिर करीबन 8-10 चौकी के बीच में एक पुलिस स्टेशन बनाया जाता है जो मेन होता है। फिर पुलिस स्टेशन से बुलाया जाएगा, वहां भी नहीं सुलझेगा तो फिर जाइए कोर्ट में। तो इसी तरह जब सरपंच से बात नहीं संभलती है तो फिर वो पुलिस बुला लेती है, तो उसके बाद पुलिस से भी बात नहीं समझेगी, नहीं समझ रहे हैं तो जाइए कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, चक्कर काटिए, खत्म कहानी। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब समझिए गांव में क्या होता है। अब मान लीजिए जमीन का हिसाब किताब करना हो, जमीन का हिसाब, हिसाब कैसा? कि आपकी जमीन कहाँ से कहाँ तक है ये देखना है आपको, या मैपिंग देखनी है कि कितनी है, कहाँ है। मान लीजिए आपको पता है कि भाई मेरा 1 कट्ठा या 1 बीघा या 1 एकड़ जमीन है। अब ये तो पता है कि आपको 1 एकड़ जमीन है, लेकिन क्या ये पता है कि कहाँ से कहाँ तक है? तो ये आपको अगर पता भी तो कैसे पता चला? तो वहां तो इन चीजों का जो देख रेख करता है, मतलब जो बताता है, वो कौन होता है? लेखापाल। लेखापाल। लेखापाल को ही क्या कहा जाता है? कानून गो। कानून गो। और इसी को क्या कहा जाता है? पटवारी। क्या कहा जाता है? पटवारी। तो देखिए, जो यूपी में है, जो छोटे छोटे गांव होते हैं वहां पे कानून गो चलते हैं। लेखापाल और कानून गो लगभग एक जैसे ही है। ये सब जो भी खेत की जमीन है या जो भी जमीनों के जो काम काज है, लेखापाल और कानून गो दोनों करते हैं। बड़े बड़े जो गांव होते हैं वहां लेखापाल कहलाते हैं, छोटे छोटे गांव में उन्हीं को क्या कहा जाता है? कानून गो कहला जाता है। वहीं राजस्थान साइड में जाइएगा तो उन्हें पटवारी कहा जाएगा, जो जमीन का हिसाब किताब रखते हैं। ठीक है। और इन्हीं के नीचे होते हैं अमीन। क्या होते हैं? अमीन। अमीन का क्या काम होता है? जैसे मान लीजिए आपका जमीन है, एक 1 बीघा जमीन है, तो उस 1 बीघा की जमीन को नापने के लिए अमीन के पास क्या होती है? कड़ी होती है। तो उस कड़ी से नापेगा, बता देगा कि ये एक इतनी कड़ी, मान लीजिए 4 कड़ी हुई, तो वो क्या बोलेगा कि 4 कड़ी, 4 कड़ी है। उसने रजिस्टर में नोट किया, फिर लेखापाल को बताएगा, लेखापाल अपने रजिस्टर में नोट करेगा। तो बिहार में अधिकतर ये काम कौन करते हैं? अमीन करते हैं। कौन करते हैं? अमीन। जो मतलब अब कोई भी क्या कहते हैं जमीन से रिलेटेड है, आपको नापा जोखी करनी है तो अमीन को भेज दिया जाता है, वो अमीन नाप देता है, नापने के बाद जाके लेखापाल को लिखवा देता है। यूपी में अधिकतर आपने देखा होगा लेखापाल की भर्तियां निकलती रहती है। तो जमीन का हिसाब किताब कौन करता है? लेखापाल। इसी छोटे गांव में है तो उसको क्या कहेंगे? कानून गो। और राजस्थान हरियाणा में किस नाम से चलते हैं? ये पटवारी के नाम से। ठीक है। अब आते हैं पुलिस। पुलिस तो मैंने अभी पुलिस के बारे में बताया कि क्या होती है, चौकी होती है। इसकी चौकी को क्या कहा जाता है? चौकीदार। क्या कहा जाता है? चौकीदार। तो चौकीदार, तो चौकी के बीच में छोटी छोटी चौकी बना दी जाती है ताकि आसपास के एरिया में कोई मार धाड़ ना हो, या कोई सोल्यूशन पंच या सरपंच से नहीं हो पा रहा हो तो चौकी से बुला के सोल्यूशन करवाया जाएगा। वहां से भी नहीं होगा तो फिर पुलिस स्टेशन में, मेन पुलिस स्टेशन में 8-10 चौकी को मिला के बीच में एक क्या बना दिया जाता है? पुलिस स्टेशन बना दिया जाता है। ठीक है। तो 8-10 चौकी के बीच में क्या बनाते हैं? पुलिस स्टेशन। स्टेशन। चलिए ये भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए देखिए, अब जो गांव में जो पंचायत है उसको हमने किस लेवल पे बांटा था? 3 लेवल पे। कौन कौन सा है? ग्राम पंचायत,
पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। देखिए ग्राम पंचायत में जो अधिकारी होते हैं उसको क्या कहते हैं, ग्राम सेवक कहते हैं, ठीक है। पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे है तो इसको क्या, इसके जो अधिकारी को क्या कहेंगे, BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। जिला परिषद का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, क्या होता है, अध्यक्ष होता है। अब देखिए BDO और जो अध्यक्ष है इनके तो एग्जाम होते हैं, एग्जाम पास करके आते हैं तो ये बनते हैं, ठीक है। ग्राम सेवक का क्या क्या कराया जाता है, चुनाव कराया जाता है। चुनाव क्या होता है, इलेक्शन होता है। तो इसका इलेक्शन होता है तो ग्राम सेवक किसके रूप में होता है, मुखिया, या इसी को क्या कहा जाता है, यूपी में इसको क्या कहा जाता है, प्रधान, क्या कहा जाता है, प्रधान। तो मुखिया या प्रधान का क्या होता है, इलेक्शन होता है। BDO के लिए आपको क्या करना होता है, क्वालिफिकेशन, अध्यक्ष भी जो भी बन के आता है वो भी एग्जाम क्लियर करके आता है, ठीक है। अब देखिए एक क्या होगा कि देखिए ये जो पंचायत के जो चुनाव होते हैं इसको करवाता कौन है। तो देखिए पंचायत के चुनाव कब होने हैं, कोई ध्यान से समझिएगा, दो क्वेश्चन बनेंगे। पंचायत का चुनाव कब होना है इसका निर्णय करेगी राज्य सरकार। कौन करेगी, राज्य सरकार, की कब होना है। जैसे आप बिहार में क्या है कि फरवरी मार्च में मैट्रिक और इंटर के एग्जाम की डेट आती है। उस टाइम मैट्रिक एग्जाम चल रहे होते हैं, इंटर के एग्जाम चल रहे होते हैं, कोई स्कूल या कॉलेज खाली नहीं होता। और ये जो चुनाव होंगे वो तो स्कूल कॉलेज में ही कराए जाते हैं, वहीं जाके वोटिंग डाले जाते हैं। तो इस वजह से फरवरी या मार्च में एग्जाम नहीं होते, तो चुनाव नहीं होता। तो कब कराए जाते हैं, मार्च के बाद, अप्रैल में, मई में या जून में, इस दिन में करवाए जाएंगे। तो इसका निर्णय कौन ले रहा है, तो जो राज्य सरकार है वो निर्णय ले रहा है। लेकिन ये चुनाव आयोजित कौन करेगा, मतलब करवाएगा कौन, समय तो कौन बताएगी, राज्य सरकार। कब करवाना है ये कौन बताएगी, राज्य सरकार। लेकिन कब कौन करवाएगा, तो राज्य का निर्वाचन आयोग करवाएगा। जो राज्य का इलेक्शन कमीशन है वो कौन क्या करवाएगा, इसका चुनाव करवाएगा, राज्य का चुनाव इसका राज्य का चुनाव बोल रहे हैं। पंचायत जो मुखिया का जो इलेक्शन है वो कौन करवाएंगे, राज्य का इलेक्शन कमीशन। तो चुनाव कब होना है, चुनाव कब होना है ये कौन कौन करता है, राज्य सरकार, और चुनाव करवाता कौन है, चुनाव करवाता है कौन, तो राज्य चुनाव आयोग। कौन करवाता है, राज्य चुनाव आयोग, ठीक है। और संशोधन कब हुआ, संशोधन कौन सा था, 73वां संविधान संशोधन कब किया गया, 1993 में। और क्या है, इसके 11वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची के अंतर्गत इसमें कितने 29 प्रावधान को जोड़े गए, ठीक। और अनुच्छेद कितने हैं, 243 से क से लेकर ड़ तक। तो दोस्तों आज का सेशन बस यहीं तक रखते हैं, आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।